हेलो बच्चों, कैसे हैं? ठीक ठाक। आप लोगों ने पिछला वीडियो लेक्चर वॉच किया होगा, ऐसी मैं आशा करता हूं। हमारे YouTube चैनल फिजिक्स बाय धर्मेंद्र पांडे पर आप सभी लोगों का आज की कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। अगर पिछला वीडियो पढ़ा होगा तो निश्चित रूप से आप इस बात को समझ चुके हैं कि अभिकेंद्र त्वरण क्या होता है। अभिकेंद्र त्वरण अगर आप समझ गए हैं तो आपको अभिकेंद्र बल समझने में बहुत सुविधा होगी, क्योंकि बिना उस कॉन्सेप्ट के आपको अभिकेंद्र बल नहीं समझ में आएगा। आज का हमारा टॉपिक मुख्यतः बेस्ड है अभिकेंद्र बल कॉन्सेप्ट क्या है और इसका डेली लाइफ में उपयोग क्या है। उपयोग तो बहुत ज्यादा है, हम उसमें से थोड़ी सी चर्चा करेंगे, लेकिन अभिकेंद्र बल को एम्फसाइज करेंगे समझाने के लिए, समझने के लिए। और अभिकेंद्र त्वरण अगर आप नहीं समझ पाए तो फिर से आज एक बार समझने की कोशिश करिए। हम सभी लोग किस टॉपिक का डिस्कशन कर रहे हैं अभी? ओवरऑल जो चैप्टर हमारा क्या है? सर्कुलर मोशन। ठीक। और सर्कुलर मोशन में हम लोग स्पेशली किसकी बात करते हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। राइट। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यानी एक समान वृत्तीय गति क्या है? जब कोई पिंड या कण किसी वृत्तीय पथ पर नियत चाल से गति कर रहा होता है तो हम उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। चाल नियत होने का आशय ये नहीं है कि वेग भी नियत है। आप सभी लोग बच्चों समझदार हैं, वेग और चाल में तो अंतर होता ही है। और अंतर क्या है? मैग्नीट्यूड। अगर हम वेग का मैग्नीट्यूड कह रहे हैं तो चाल हो गई, और मैग्नीट्यूड के साथ दिशा भी ले लिए तो वेग हो गया। यानी एक समान वृत्तीय गति में जब कण गति कर रहा होता है तो उसके वेग का परिमाण नियत रहते हुए भी वेग परिवर्तित होता है। और इस वेग परिवर्तन के कारण, जो कि परिमाण के बदलने से नहीं है, किसके बदलने से है? दिशा के बदलने से। क्योंकि कण वृत्तीय पथ पर चलेगा तो हर क्षण उसके वेग की दिशा अलग अलग होगी। वेग की दिशा आप लोगों को पिछले लेक्चर में बता चुके हैं कि जिस बिंदु पर कण के वेग की दिशा निकालनी है वृत्तीय पथ के, उस बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींच दे तो स्पर्श रेखा हर बिंदु के लिए अलग अलग होगी, अर्थात वेग की दिशा अलग अलग हो जाती है। तो वेग परिवर्तन के कारण हम जानते हैं कि त्वरण होता है। वेग परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं। यानी यहां दिशा परिवर्तन के कारण, वेग में दिशा परिवर्तन के कारण वेग परिवर्तन हो रहा है, जिसके कारण हमें एक त्वरण जो मिला, और वह त्वरण हमने पिछले लेक्चर में प्रूव किया। डायरेक्शन उसकी सदैव केंद्र की तरफ है और उसका मैग्नीट्यूड है AC = v²/r। तो इस त्वरण को हम अभिकेंद्र त्वरण कहे, जिसकी चर्चा हमने पिछले लेक्चर में की थी। AC बराबर क्या आया था? v²/r। दिशा किधर थी? वृत्त के केंद्र की तरफ। इसमें कोई डाउट नहीं है ना? केंद्र की तरफ। ओके, ठीक। अब अभिकेंद्र बल क्या है? एक समान वृत्तीय गति में कण के वेग परिवर्तन के कारण उस पर एक त्वरण कार्यरत होता है, जिसे अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। इस त्वरण के कारण कण पर वृत्त के केंद्र की तरफ एक बल कार्य करता है। इस बल को क्या कहेंगे बच्चों? अभिकेंद्र बल।
ओके, इसको किससे लिखते हैं? एफ सी। ओके, अभिकेंद्र त्वरण AC बराबर क्या होता है? V²/R। अगर हम एक सर्कुलर पाथ जूम करें, ठीक है, तो सेंटर पर किसी भी समय मान लीजिए पार्टिकल की वेलोसिटी v है, वेग भी है, परिमाण तो वही रहता है, एक समान वृत्तीय गति है, तो इस दिशा में AC काम करता है और इसी दिशा में FC भी काम करेगा। AC की वैल्यू हमको मालूम है, न्यूटन के द्वितीय नियम से अगर ये पार्टिकल यम द्रव्यमान का है, मान लीजिए यम द्रव्यमान के कण पर कार्यरत बल यानी अभिकेंद्र बल FC विल बी इक्वल टू कितना होना चाहिए बच्चों? F बराबर m है, द्रव्यमान गुणे उसमें उत्पन्न कण में उत्पन्न त्वरण, और कण में उत्पन्न त्वरण क्या है? AC है। ये हो गया mv²/r दैट इज FC। अभिकेंद्र बल का बच्चों परिमाण इतना होगा। इसकी दिशा किधर होगी? दिशा चित्रानुसार सदैव वृत्त के केंद्र की तरफ। समझ में आते? यहां पर अगर कण का वेग कुछ है तो यहां पर जो बल लगेगा FC यहां भी लगेगा, यहां पर वेग कुछ है तो भी FC लगेगा सेंटर की तरफ, यहां पर भी क्या लगेगा? FC लगेगा। ओके, तो कुल मिलाकर के अगर यह बात कहें हम कि एक समान वृत्तीय गति में कण पर कोई भी कण गतिशील है नियत वेग से, नियत वेग तो हो ही नहीं सकता, नियत चाल से, तो उस पर एक त्वरण भी कार्य करेगा जो कि केंद्र की तरफ सेंटर्ड होगा, डायरेक्टेड होगा, और त्वरण कहीं भी है तो बल है, क्योंकि मासिक पार्टिकल चल रहा है, न्यूटन के सेकंड लॉ से जो बल लगेगा उसे हम अभिकेंद्र बल कहेंगे। ओके, इस अभिकेंद्र बल का दैनिक जीवन में बहुत अनुप्रयोग है बच्चों। अभिकेंद्र बल का दैनिक जीवन में अनुप्रयोग। सबसे पहला अनुप्रयोग क्या है? सबसे पहला अनुप्रयोग है मोड़ पर मुड़ते समय सड़क व टायर के बीच उपलब्ध घर्षण बल मुड़ने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करता है। अभिकेंद्र बल प्रदान करता है। बिलियो, अब आप लोगों को लग रहा है कि अभिकेंद्र बल वहां कैसे आ गए? कोई भी मोड़ होगा, सपोज करिए ये टर्निंग है, तो इस टर्निंग का कोई ना कोई तो एक सेंटर पॉइंट होगा, और ये मान लीजिए कोई एक पार्टिकल v वेलोसिटी से इधर मूव कर रहा है, तो ये जो पार्टिकल है इस पर सेंटर की तरफ एक बल चाहिए तभी ये इस पर चलेगा, और उस बल की वैल्यू कितनी है? mv²/r, r रेडियस है इस मोड़ की। तो ये बल मिला कहां से? बिना मिले मोड़ को चल ही नहीं सकता, चाहे हम हो चाहे कोई व्हीकल हो। तो वो जो भी व्हीकल रहती है उस व्हीकल के टायर और सड़क के बीच में घर्षण बल लगता है। घर्षण बल के चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा है कि Fs क्या लगता है?
एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस इंटू आर। तो ये अगर हमारा जो एफ सी है, आवश्यक अभिकेंद्र बल उपलब्ध घर्षण बल से, आवश्यक अभिकेंद्र बल, ठीक है, से अगर हमारा जो घर्षण बल है वो ज्यादा या बराबर है तभी व्यक्ति को ही मुड़ेगा। यानी आवश्यक अभिकेंद्र बल उपलब्ध घर्षण बल से कम हो, ठीक है। दैट इज एफ सी इज इक्वल टू आर लेस देन म्यू एस इंटू आर। आर क्या होता है? प्रतिक्रिया है। प्रतिक्रिया अगर बेंट नहीं है, मान लीजिए कोई भी ब्लॉक है, व्हीकल है, इस व्हीकल को आप देखें, जैसे मान लीजिए व्हीकल है, ठीक है, ये मान लीजिए व्हीकल है, तो इस पर इसका वेट काम करेगा नीचे mg, ऊपर की तरफ क्या लगेगा? प्रतिक्रिया बल r, ओके। और इसको n भी कह सकते हैं, प्रतिक्रिया को हम n कह सकते हैं। तो इसका मान लीजिए मोड़ ऐसे है, ठीक। ये जो सड़क और टायर के बीच का घर्षण बल है अंदर की तरफ एफ एस लग रहा है, यही इसको आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करेगा। तो एफ सी बराबर म्यू एस आर है, दैट्स वेरी गुड। और नहीं है तो कम होना चाहिए, या म्यू एस इंटू आर घर्षण बल इस आवश्यक अभिकेंद्र बल से ज्यादा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, तभी मुड़ेगी, अदरवाइज स्लिप करने का चांस रहेगा। तो इस आर की वैल्यू क्या होगी? आर इज इक्वल टू, जिसको हम एन कह रहे हैं, ये हो जाएगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज लेस देन आर इक्वल टू म्यू एस इंटू एम जी, ओके। और यम कट गया, तो हमारे पास v स्क्वायर इज लेस देन आर इक्वल टू क्या होगा? म्यू एस आर जी, ठीक है। इंप्लाइज दैट v इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू एस आर जी। यानी गाड़ी अगर किसी भी मोड़ पर है जिसकी रेडियस स्मॉल r है, घर्षण गुणांक म्यू है, म्यू एस क्या है? म्यू एस घर्षण गुणांक, ठीक है। अगर घर्षण, हाँ, तो अगर वाहन की चाल इस इतनी वैल्यू से कम है, ठीक है, या इसके बराबर है, दोनों चीजें, तब तो मुड़ जाएगा। आवश्यक अभिकेंद्र बल, इसका मतलब उपलब्ध घर्षण बल आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान कर रहा है, या घर्षण बल आवश्यक अभिकेंद्र बल से ज्यादा है, दोनों परिस्थितियों में मोड़ पर गाड़ी मुड़ जाएगी। अगर ऐसा नहीं, स्पीड बढ़ा दिया अगर आपने, इसकी तो लिमिटिंग वैल्यू है, इसकी वैल्यू इससे ज्यादा नहीं हो सकती, म्यू एस आर जी की वैल्यू फिक्स है ना, उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं। जैसे ही स्पीड अगर हमने ज्यादा किया, तुरंत गाड़ी स्लिप कर जाएगी। दैट्स द की पॉइंट। और ये कहां से मिला हमको? अभिकेंद्र बल के कॉन्सेप्ट से। सो आप लोगों ने व्यवहारिक तौर पे देखा होगा कि जो रेलवे ट्रैक बनाए जाते हैं वहां कासन रखा जाता है टर्निंग पॉइंट पर। उतनी स्पीड में ट्रेन नहीं चलती है मोड़ पर या टर्निंग पॉइंट पर जितनी स्पीड में वो सीधे पटरी पर चलती है। क्यों? क्योंकि वहां कासन है, उससे ज्यादा अगर स्पीड करेगी उसका वेलोसिटी परमिटेड है, और इस परमिटेड वेलोसिटी के कारण, इसको परमिटेड वेलोसिटी बोलते हैं, इसके कारण उस स्पीड से चलेगी या उससे कम चलेगी तो आराम से ट्रैक को पार कर लेगी। तो दैट इज वन गुड एग्जाम्पल फॉर दैट। ओके, तो आइए बच्चों दूसरा एप्लीकेशन देखते हैं। दूसरा एप्लीकेशन क्या है? प्राकृतिक घटनाओं में अभी हम आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा सोलर सिस्टम है, सन यहां है और अर्थ इसके चारों ओर रोटेट कर रही है। वैसे तो इलिप्टिकल पाथ होता है, लेकिन सर्कुलर ट्रीट करें। यदि मान लीजिए सन है, क्या है? सन है, और अर्थ यहां है, तो अर्थ और सन, अर्थ भी रोटेट कर रही है, इसके चारों ओर सर्कुलर मोशन में है v, इसकी अपनी एक रेडियस है, तो इस पर क्या लग रहा है? mv स्क्वायर अपॉन r इसका लग रहा है। और ये जो लग रहा है सूर्य के परितः, दूसरा एग्जाम्पल, सूर्य के परितः पृथ्वी की गति के दौरान आवश्यक अभिकेंद्र बल
सूर्य एवं पृथ्वी के बीच लगने वाले किस बल से? गुरुत्वाकर्षण बल से मिलता है। दैट इज वेरी गुड। अगर गुरुत्वाकर्षण बल इस सन और अर्थ के बीच में ना हो, इसका मान लीजिए मास ms है, इसका मास me है, इसके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल ना लगे तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर ही नहीं लगा पाए, क्योंकि वृत्तीय पथ पर तभी वो चलेगी जब उसको आवश्यक अभिकेंद्र बल चाहिए। यानी Fc इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r और Fg इज इक्वल टू क्या होगा? g ms इंटू me अपॉन r स्क्वायर। तो टू हैव सर्कुलर मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन देयर मस्ट बी Fc इज इक्वल टू Fg। ये फिक्स। दूसरा, परमाणु नाभिक में, तीसरा एग्जाम्पल, परमाणुओं में नाभिक के परितः इलेक्ट्रॉन की गति। आपको पता है, केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, है ना, छोटी कक्षा में या 11th में, कि परमाणु का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि नाभिक एक बहुत थोड़े रीजन में, है ना, मान लीजिए इस पर Ze चार्ज है और यहां पर कोई एक इलेक्ट्रॉन है, प्लस E चार्ज है, Ze लिखो, ओके। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज्ड, इसके बीच की रेडियस r है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ गति कर रहा है, तो इसको गति के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल Fc कितना लगेगा? mv स्क्वायर अपॉन r। और ये किससे मिलेगा? F इज इक्वल टू किससे मिलेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Ze इंटू E अपॉन r स्क्वायर। यानी इलेक्ट्रॉन को वृत्तीय गति में बने रहने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल नाभिक एवं इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाले वैद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता है। यानी जो Fc है मस्ट बी इक्वल टू Fe, ओके। Fe Fc इज इक्वल टू, बिना इसके हो ही नहीं सकता। इलेक्ट्रॉन की भी अपनी एक वेलोसिटी होगी, उसका मास होगा me, और इसके बीच में मास ऑफ न्यूक्लियस है, मान लीजिए मास ऑफ न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन का है और रेडियस है, इधर एक Fc लगेगा जो बराबर होगा Fe के। दैट्स वेरी गुड एग्जांपल। और देखिए, एक डोरी लेकर के ऐसे ऐसे घुमाइए, पत्थर का टुकड़ा डोरी में बांध करके ऐसे ऐसे घुमाइए, तो डोरी जब तक आपके हाथ से जुड़ी है तो उसमें तनाव जो है उसको सर्कुलर मोशन में बने रहने के लिए डोरी का जो तनाव है वो आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान कर रहा है। तो जो गुरुत्वाकर्षण बल है पृथ्वी और सूर्य के बीच में, वो जैसे तनाव डोरी का है उस तरीके से उसको खींचा हुआ है। इसी तरीके से आप झूले में देखे होंगे, झूला इस तरीके से चलता है तो उसमें अंदर की तरफ कोई न कोई तो खींचा है, तभी तो चल रहा है। सर्कुलर मोशन में भी आप उसको झुला सकते हैं किसी टुकड़े को रस्सी से बांध करके। तो आप देखेंगे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनमें आपको ये मिलेगा कि अभिकेंद्र बल किसी न किसी तरीके से उसको प्रदान हो रहा है, तभी वो सर्कुलर ट्रैक पर मेंटेन है। तो बच्चों, आज के लेक्चर में आप लोगों ने जाना अभिकेंद्र त्वरण के आधार पर अभिकेंद्र बल क्या है और अभिकेंद्र बल का एग्जैक्ट फार्मूला क्या होता है, V स्क्वायर अपॉन r। अभिकेंद्र बल को इस रूप में भी आप जान सकते हैं, Fc इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। चूंकि हम जानते हैं V इज इक्वल टू r ओमेगा, जहां ओमेगा क्या है, कोणीय वेग है। तो Fc को हम एक और सूत्र में लिख सकते हैं, m r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन r, दैट इज इक्वल टू m r ओमेगा स्क्वायर।
तो हमारा जो एफसी का फार्मूला बना यम भी स्क्वायर के साथ साथ यम आर ओमेगा स्क्वायर, ये और ये दोनों, जहां ओमेगा क्या है 2 पाई अपॉन टी है, ये कह सकते हैं। टाइम पीरियड अगर मालूम है तो 2 पाई रेडियन के लिए एक चक्र लग रहा है, तो आप निकाल सकते हैं। ठीक है। अर्थ पृथ्वी के चारों तरफ कितने, सूर्य के परितः कितने समय में एक चक्कर पूरा करती है? 1 वर्ष। अपनी धुरी पर कितने समय में एक चक्कर पूरा करती है? रोटेट कर रही है जब, डेफिनेटली कितने समय में? 24 आवर में। तो आई होप कि आप लोगों को अभिकेंद्र बल, उसका फॉर्मूला, अभिकेंद्र बल पर आधारित हमारे दैनिक जीवन में या कुछ प्राकृतिक जो घटनाएं हैं उनमें कैसे अभिकेंद्र बल का अनुप्रयोग है, और कुछ और डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में हम आपको अभिकेंद्र बल के कॉन्सेप्ट से बहुत सारे, अभिकेंद्र बल और घर्षण के कॉन्सेप्ट से बहुत सारी चीजें, एक आध दो टॉपिक और हैं, उनको हम बताएंगे। ठीक है। जैसे हाईवे बनाते समय उसमें बैंकिंग क्यों रखा जाता है, ठीक है, और इसके अलावा ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति क्या होती है, इन सब चीजों को हम एक्सप्लेन करेंगे। तो आज बस इतना ही। आप सभी लोग इसको ठीक से वॉच करिए वीडियो को, और वीडियो को आप वॉच करने के साथ साथ आप कॉपी पर अपने नोट करें। कोई डाउट होता है तो निश्चित रूप से आप पूछें, और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे शेयर करें आपस में, फ्रेंड्स के बीच में, और लाइक जरूर करें। ठीक है। और ताकि मैं आपके कोर्स के लिए अगला वीडियो बना सकूं। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। ओके।